हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ऑब्लिक प्लेन और यू कैन से प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिकली विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा हमको थियरी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने भी एजम्पशंस वगैरह थे वो हम लोगों ने पहले लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। और जो इक्वेशंस हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, उन्हीं इक्वेशंस को मॉडिफाई करके हमारा काम हो जाने वाला है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला वीडियो नहीं देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप पहले वो लेक्चर ज़रूर देख ले, सो दैट ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। नाउ मैंने एक यहाँ पे यू कैन से रिकैप लिख के रखा है दो चीज़ों का, एक टाइम पीरियड का इक्वेशन और एक वर्टिकल हाइट का इक्वेशन यहाँ पे लिख के रखा है। इसकी ज़रूरत हमको यहाँ पढ़ने वाली है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि यहाँ पे टाइम पीरियड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है 2u sin थीटा बाई जी, और जो वर्टिकल हाइट है वो है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी। नाउ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, और आपने यहाँ से एक इंक्लाइंड एंगल पे ऑब्लिकली आपने क्या किया था, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था कुछ इस तरह से u स्पीड से या u वेलोसिटी से। फिर आपने इस u वेलोसिटी की के दो कंपोनेंट्स निकाले थे, एक ये कंपोनेंट था, एक ये कंपोनेंट था। इसको आपने u cos थीटा बोला था, इसको आपने u sin थीटा बोला था। मैंने ये भी बताया था कि जो u cos थीटा है आप उसको पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, u पैरेलल, और इसको आप बोल सकते हैं u perpendicular component. So u sin theta can be called as u perpendicular component also, and u cos theta can be called as u parallel component also. So if I put u sin theta in place of u sin theta, if I put u perpendicular, तो हमारे इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन इक्वेशंस को if you want. So you see this is u sin theta. u sin theta can be written as u perpendicular. So this will become u परपेंडिकुलर। नाउ ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वर्टिकली लग रहा है, तो मतलब वो भी एक परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ही है। तो आप यहाँ पे g के जगह इसको एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज फॉर h दिस इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, सो u sin थीटा इज u परपेंडिकुलर, यहाँ उसका स्क्वायर है तो आप इसको u परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम u perpendicular का square, and again in place of g we can write a perpendicular. So this is the short form of these formulae, जो कि आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप expanded form भी याद रखिए, that's much better thing. Now what is happening over here? You have been given a projectile, or you have a projectile which is being thrown on an inclined plane. Now you see यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का रेफरेंस एक्सिस बनाया, उसको पहले भूल जाते हैं। अगर हम उस पिक्चर को भूल जाएं तो इट्स लाइक कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसके पूरे प्लेन को आपने टिल्ट कर दिया। सो बिगिनिंग में पिछले लेक्चर में हमारे पास प्लेन कुछ इस तरह से था। आप जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपने इसको ऐसा टिल्ट कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओके। और आपका ये रेफरेंस एज इट इज जो है वो, ठीक है। सो आपने क्या किया, इसी प्रोजेक्टाइल को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, मींस इसके प्लेन को ही इंक्लाइन कर दिया। सो ऑन इंक्लाइंड प्लेन मींस नाउ द प्लेन, यहां देखो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर रखा है, ये एक्सिस और ये एक्सिस आपके रेफरेंस के साथ अल्फा एंगल बनाया, मींस आपने प्रोजेक्टाइल के प्लेन को ही आपने कुछ एंगल से इंक्लाइन कर दिया। तो क्या कुछ हो सकता है वो जरा देखा जाए। बट नेवरदलेस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, that the velocity you have to take as u only, initial velocity will be u. अभी भी आपका जो एक्चुअल प्लेन है, जिस प्लेन में आपने थ्रो किया है, उस प्लेन के एक्स एक्सिस के साथ बोलो या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बोलो, ये प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल बना रहा है। सो वी कैन हैव टू कंपोनेंट्स एज u cos थीटा एंड u sin थीटा। अगेन u cos थीटा विल टेक इट हॉरिजॉन्टली अहेड एंड u sin थीटा विल टेक इट वर्टिकली अपवर्ड, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। बट यस, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल और एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं हो रहे। नाउ यहां पे हमको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा,
एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर को देखिए। मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिर्फ एयर रेजिस्टेंस लग सकता है और एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल माना है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होगा। मींस इस पार्टिकल को या इस बॉडी को राइट हैंड साइड में बढ़ाने वाला जो भी वेलोसिटी होगा, जिसको आप u cos थीटा यहां पे बोल सकते हैं, उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो है, नेग्लिजिबल है। लेकिन इसको जो ऊपर उठा रहा है उसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन वर्टिकली लगना चाहिए ना। वर्टिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा लगेगा, वो तो लग ही रहा है। पिछले केस में हमने वर्टिकल एक्सेलरेशन जो ए परपेंडिकुलर था उसके जगह हमने जी लिया था, लेकिन यहां पे हम लोग जी नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सिस जो है सो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, तो आपको इसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मींस u sin थीटा विल नॉट बी अफेक्टेड डायरेक्टली बाय g बट बाय सम फैक्टर और बाय सम कंपोनेंट ऑफ g के कुछ कंपोनेंट से। मींस इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखो ये कुछ इस तरह से टिल्ट होके जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन मतलब इसके परपेंडिकुलर मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया। इफ यू कैन सी दिस green line I have drawn. All right. So this green line and perpendicular to the green is the blue line and the red line is for gravitational acceleration. So if you see the geometry, this green line should be making the angles alpha, which is being made by red line and blue line over here in the main picture. इस मेन पिक्चर में ये एंगल जितना होगा वही एंगल यहां भी होगा। आप ज्योमेट्री यहां पे समझ सकते हैं अलग से भी ना। अगर ये अल्फा है और ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इट्स लाइक कि आपके पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए, उसके बीच में कहीं पे कोई वेक्टर लग रहा है और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, तो आप इसका दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है वेक्टर चैप्टर में। अगर आपने वो भी नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज आप उन वीडियोस को रिकैप करके आइए, बिकॉज अब आप आगे जितना भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं सारे फिजिक्स में आपको वेक्टर्स एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द वीडियोस ऑफ वेक्टर चैप्टर ऑल्सो। नाउ तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी वेक्टर या कोई भी क्वांटिटी जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है और उसके अपोजिट जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं जी कॉस, ओके यहां अल्फा है तो हम यहां पे अल्फा लिखेंगे और इसको जी साइन अल्फा लिख सकते हैं, जी कॉस अल्फा एंड जी साइन अल्फा। वही मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है। ओके सो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, ये दोनों डायग्राम, तो हम लोग मैथमेटिक्स करने के लिए रेडी हैं। सो व्हाट आई डू, आई इरेज दीज थिंग्स। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, अपने पास दो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए तो मैथमेटिक्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके सो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी पिछले लेक्चर में लिखा हुआ है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप कैपिटल T से डिनोट करेंगे। नाउ सो व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल यू अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट इज, दिस हैज टू बी द नेचुरल इक्वेशन इज 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर। नाउ u परपेंडिकुलर, अब इस केस में हमारा u परपेंडिकुलर तो u sin थीटा ही है, तो हम इसको 2u sin थीटा ही लिखेंगे। और इसके बाद अगर हम लोग a परपेंडिकुलर की बात करें तो u sin थीटा के डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे लग रहा है, तो इसके साथ यहां जो ये ग्रीन वाला लग रहा है, यही आपको a परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी। यहां पे a परपेंडिकुलर विल नाउ नॉट बी g, रादर g cos alpha. So here you have to write g cos alpha. You will write over here g cos alpha. तो अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हो गया वो हो गया t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos alpha. नाउ इस इक्वेशन को हम बाकी काइनेमेटिकल इक्वेशंस में अगर पुट कर दे तो हमें h और r का इक्वेशन भी मिल सकता है। सो व्हाट वी हैव गॉट नाउ एज टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos alpha, whereas in previous कॉन्सेप्ट और प्रीवियस टॉपिक वी हैड 2u sin थीटा अपॉन g, लेकिन यहां पे g cos अल्फा। तो एक छोटा सा चेंज यहां पे आ गया है
चलिए अगर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें किसी काइनेमेटिकल इक्वेशन में और हम लोग वर्टिकल हाइट निकालने की कोशिश करें, सो नेक्स्ट दैट वी कैन कैलकुलेट इज वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट, चलिए वर्टिकल हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो वर्टिकल हाइट के लिए भी हम लोग एक काइनेमेटिकल इक्वेशन ले सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम चाहे तो इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक इक्वेशन है वर्टिकल हाइट का। इक्वेशन हमारे पास क्या है? वर्टिकल हाइट का इक्वेशन है h इज इक्वल टू यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2a perpendicular. Now let us put the values. So u perpendicular is nothing but again u sin theta. So this will be u square sin square theta, and a perpendicular is nothing but g cos alpha. So this is 2 times g cos alpha. So देखिए जस्ट एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके प्रीवियस टॉपिक से। इसमें जब आप प्रीवियस टॉपिक में देखा था आपने ऑब्लिकली फेंका था और यहाँ पे आपके पास एक इनक्लाइंड प्लेन है, तो आपका इक्वेशन जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है एज इट इज, बाकी सारी चीजें रहती है। सिर्फ जो हमको हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो इक्वेशन आएगा वो थोड़ा इससे अलग होगा और थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। वहां पे हमको थोड़ा अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो वो एक हल्का लेंथी सा डेरिवेशन होगा। सो उसके लिए थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, वहां हम लोग काइनेमैटिकल इक्वेशंस जो है उसको यूज करना है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, उसके लिए हम लोग काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। काइनेमैटिकल इक्वेशन कौन सा? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है? s इज द डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से यहां तक आ गया तो कितना हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया? यही आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, और जब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कंप्लीट करता है तो पार्टिकल कहां पे आ गया है? अपने ग्राउंड पोजीशन पे आ गया। ग्राउंड पोजीशन पे आ गया मतलब उसका फ्लाइट खत्म हो चुका है, मतलब उसने पूरा फ्लाइट का टाइम लिया। मींस टाइम की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी? टाइम की वैल्यू आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रखनी पड़ेगी। किसके बराबर रखनी पड़ेगी? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि आपने अभी अभी ऊपर यहां निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। साथ ही साथ ये जो u है, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? नाउ ये एक्सीलरेशन आपने इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका आपने हॉरिजॉन्टली नहीं है, फेंका आपने ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे है, मतलब आप हवा में फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो ये आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रहेगा। ए क्या रहेगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ए हमको क्या लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि कितना है? हमने कहीं तो आई एम सो सॉरी, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो हम इसको पैरेलल ही लेंगे। ओके ओके, ये हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसा होता है, तो हमको एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल वाला लेना है। तो हमने पहले देखा था हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग पैरेलल बोलते हैं और वर्टिकल वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह क्या आएगा? आई मीन टाइम की जगह क्या आएगा? टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं वैल्यूज और देखते हैं क्या मिलेगा। s की जगह r मिलेगा, u पैरेलल क्या मिलेगा? u cos थीटा, और टाइम की जगह हमको इतना पुट करना है। यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ टाइम जो है सो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। सो दिस विल बी नथिंग बट u, ये 2u है, ये 2u है। सो यहां लिखते हैं 2u, फिर हमारे पास साइन थीटा है तो हम साइन थीटा लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे g cos अल्फा है तो हम g cos अल्फा लिख लेते हैं। तब हमारे पास आता है प्लस साइन, फिर आता है हाफ, फिर आता है a पैरेलल। अगर आपको यहां का डायग्राम याद हो, मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से। ये g था, ये आपका g cos अल्फा था, जो कि आपका a परपेंडिकुलर के बराबर होता है, यहां अल्फा एंगल था, और ये a पैरेलल के बराबर होता है जो कि g साइन अल्फा है। तो a पैरेलल हमारा g साइन अल्फा हो जाएगा। और फिर हमारे पास आता है ए टी स्क्वायर। देखिए यहां भी एक छोटा सा मिस्टेक रह गया है, तो उसको रेक्टिफाई में कर लेता हूं। टी स्क्वायर है
तो हमको अगेन टी के जगह कैपिटल टी रखना है, मतलब इन सब का स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं इन सब का स्क्वायर लिखूं तो ये इनका स्क्वायर लिखने के बाद हमको क्या मिलेगा। अभी हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा और इसका स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, जो ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए s की जगह हम लोग r की वैल्यू लेंगे। अब अगर हमने ये इक्वेशन यूज किया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u क्या है, इनिशियल स्पीड है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोग पैरेलल कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, इसको आगे बढ़ा रहा है हॉरिजॉन्टली। फिर 1/2 a पैरेलल t स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो रहा है, चूंकि आपने इसको इंक्लाइंड प्लेन पे कर दिया तो ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस नहीं बल्कि थोड़ा उठा हुआ है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी लगेगा इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि g sin अल्फा के बराबर होगा, या आप उसको a पैरेलल बोलेंगे। आपने यहाँ पे a पैरेलल बोल दिया। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये वापस से यहां आ जाए, मतलब अपने प्लेन पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वापस गिर जाए, मतलब इसका फ्लाइट कंप्लीट हो जाए, मतलब इसको लगा हुआ जो टाइम है इस पूरे फ्लाइट में, वो टाइम इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाए। मतलब टी की जगह आपको कैपिटल टी का इक्वेशन पुट करना है। नाउ यू पैरेलल यू cos थीटा के बराबर है, टी की वैल्यू हमने यहां से रख दी। फिर 1/2 ए पैरेलल, यहां g sin अल्फा है तो मैंने g sin अल्फा, और टी स्क्वायर की जगह हमने इन सब का स्क्वायर रख दिया। नाउ व्हाट आई डू, आई इरेज दिस डायग्राम सो दैट वी विल हैव सम स्पेस टू राइट द थिंग्स। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी यहां सब्स्टिट्यूट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट की भी अब जरूरत नहीं है, मैं बाद में लिस्ट डाउन कर लूंगा जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा हमको। इसको कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करने के बाद हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू। नाउ अब यहां जरा ध्यान से देखिए, ये u है, यहां भी u है, तो वो u स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं अरेंज करके, 2u स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आ गया नीचे में g cos अल्फा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर यहां क्या चीज बच गई, cos थीटा और sin थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां जरा ध्यान दीजिए, यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि यहां पे एक sin अल्फा का टर्म है, और ये ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में अगर आप सब कुछ स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहां डिनोमिनेटर में 2 है, तो एक बार 2 और एक बार 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वहां पे फिर से 2 बच जाएगा। यहां u है जिसका स्क्वायर u स्क्वायर होगा, तो हम फिर से वहां पे u स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां g cos अल्फा है, अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो g स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलेगा, तो g स्क्वायर अगर मिला तो यहां न्यूमरेटर में भी एक g है, एक बार g कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में एक बार g बच जाएगा, तो हम लोग एक बार g लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा भी बचा हुआ है, तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं। यहां की चीज क्या बच गई, साइन अल्फा, और यहां साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां बच गया साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा है, यहां 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो स्क्वायर अल्फा को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 2 बार कॉस अल्फा लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं, ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज लिखी गई है और यहां जो ब्रैकेट के बाहर चीज लिखी गई है, इस कॉस को मैं ब्रैकेट के बाहर यहां लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा। ठीक है, और यहां पे सिर्फ कॉस अल्फा रह जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
अगर मैं चाहूं तो इतनी सारी चीजें मैं बाहर निकाल के रख सकता हूं। तो हमारे पास क्या मिलता है, जरा ध्यान से देखिए, 2u² अपॉन जी कॉस एल्फा, ये बाहर हो गया कॉमन। एक बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, यहां पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहां पे क्या है, यहां पे है साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको एज इट इज रख देते हैं प्लस में लिख के, साइन एल्फा इंटू साइन थीटा, फिर से इंटू साइन थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कॉस एल्फा। कुछ इस तरह की चीज हमको मिल जाएगी। ऑलराइट, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्रिटिकल है बट स्टेप वाइज अगर करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां अगर डिनोमिनेटर में 1 ले लूं तो इस कॉस एल्फा से ये पहले वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो पहला वाला न्यूमरेटर अब मुझे क्या मिलेगा, तो पहला वाला न्यूमरेटर अब मुझे मिलेगा कॉस एल्फा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस दूसरा वाला न्यूमरेटर हमको क्या मिलेगा, साइन एल्फा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और सबके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस एल्फा। ऑलराइट, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब आप जरा ध्यान देंगे तो न्यूमरेटर में कुछ चीजें कॉमन फिर से दिख रही हैं, न्यूमरेटर में कुछ चीजें आपको कॉमन फिर से दिख रही हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या न्यूमरेटर में कॉमन दिख रहा है। तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। मुझे लगता है कि यहां पे साइन थीटा और यहां पे एक बार साइन थीटा कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैंने यहां से साइन थीटा बाहर निकाल लिया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2u², और साइन थीटा मैं निकाल रहा हूं तो मैं साइन थीटा को यहां लिख सकता हूं अपॉन हमारे पास जी कॉस एल्फा है, जी कॉस एल्फा। और अब अगर हम ब्रैकेट स्टार्ट करें तो यहां है कॉस एल्फा कॉस थीटा, ये है कॉस एल्फा कॉस थीटा, और प्लस है साइन एल्फा साइन थीटा, साइन एल्फा एंड साइन थीटा। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है, ये जो है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या यूं बोलिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको अल्फा को ए मान लूं और थीटा को मैं बी मान लूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। तो मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था कि आपको यहां थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की भी जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं 2u² साइन थीटा इंटू, मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, इंटू कॉस ए प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस थीटा, एंड एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय, अच्छा एक बात और यहां पे कि ये जो कॉस अल्फा था ये भी लिखना अभी बाकी है, तो मैं यहां पे अपॉन कॉस अल्फा भी लिख लेता हूं। अब ये कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपको थोड़ा सा क्रिटिकल डेरिवेशन था और क्रिटिकल फॉर्मूला भी आपको मिला है जो नॉर्मल फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन बहुत सिंपल है, जैसा आपने पहले डिराइव किया था उसी में मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोगों ने लिया, आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के भी पुराने इक्वेशन को ही क्यों नहीं मॉडिफाई कर ले, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर ये है कि पिछले सेक्शन में जब हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन बनाया था, डेरिवेशन किया था, तो वहां पे हम लोगों ने ये अजम्पशन किया था
कि हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अभी जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि थोड़ा टिल्टेड है, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल है। तो यहां पे हवा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे हो गए तो आपके एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जरूर लग रहा है। जब आप पहले आपका हॉरिजॉन्टल ऐसा था, ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा था, ध्यान दीजिए, और आपके पास एक ही एक्सेलरेशन था वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर का कोई कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में नहीं लगता है। अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अब आपका ये जो हॉरिजॉन्टल है ये आपका ऐसा नहीं है, अब ये थोड़ा ऐसा टिल्टेड है, थोड़ा ऐसा टिल्टेड है, तो इसका कंपोनेंट लग सकता है, या यूं बोली इसका कंपोनेंट अब लग सकता है। ये वर्टिकल कंपोनेंट पहले ऐसे थे, एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सिस ऐसे था और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे था, वाई और एक्स एग्जैक्टली थे। लेकिन अभी आपका जो ये बंदा है ये थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट हो गया, तो यहां जो वर्टिकली ये एक्सेलरेशन लग रहा था, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका अब कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगना शुरू होगा। इसलिए हम ये इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन को सिंपली मॉडिफाई करके नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन कंसीडर ही नहीं किया था जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था तब, आई मीन हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला था तब। लेकिन यहां पे हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए एक्सेलरेशन कंसीडर करना है, और इसलिए हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से स्टार्ट किया अपना डेरिवेशन। अगेन फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने वर्टिकल हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन को डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन कंसीडर करके ही डिराइव किया गया था, तो वहां पे हमको कुछ अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक्सेलरेशन का टर्म मॉडिफाई करना रह जाता है। सो आई होप योर डाउट्स आर क्लियर। आप इस वीडियो को थोड़ा प्रीवियस जाके, थोड़ा बैक जाके फिर से डेरिवेशन देखिए और एक बार खुद से करने की प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। Now what I do, I list down all these three equations so that it will be there for you at one shot, और फिर आप उसको देखिए और ये मिलाइए कि डिफरेंस क्या है पहले वाले केस में और ये वाले केस में, क्या डिफरेंस आता है। तो हम दोनों भी इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं। तो पहला वाला जो रो लिखता हूं मैं, पहले वाले कॉलम में मैं लिखता हूं जब आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में जो आपके तीन इक्वेशंस आते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो इक्वेशन था वो क्या था, कौन मुझे बता सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन जो था वो था 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। और जो वर्टिकल हाइट था h वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और r का क्या इक्वेशन था, r का इक्वेशन था 2u नहीं, यहां पे 2u नहीं था, यहां पे u स्क्वायर था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा था, क्या था, साइन 2 थीटा अपॉन g, ऐसा कुछ इक्वेशन आया था। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और अभी के केस में अगर आप देखेंगे, अभी के केस में हमारा r का इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गया है, ये देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा क्रिटिकल जरूर दिख रहा है। यहां अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो ये प्लेन खुद बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। यहीं पे अगर मैं h का और t का इक्वेशन कंपेयर करके बताऊं तो अपने को क्या मिलता है, तो यहां मैं लिख लेता हूं, ये इंक्लाइंड प्लेन ही आ जाएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन का ही इक्वेशन हो जाएगा। सो टाइम का इक्वेशन में बस थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन डिनोमिनेटर में है, ये 2u sin थीटा एज इट इज है, यहां बस एक्सेलरेशन चेंज हो गया है, अब ये g cos अल्फा के बराबर है। लाइकवाइज अगर आप h का भी इक्वेशन देखें तो सब कुछ सेम है, न्यूमरेटर सेम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बस डिनोमिनेटर में 2g के जगह g cos अल्फा है। सो एक स्लाइड सा डिफरेंस आपको जो दिख रहा है इन दोनों में वो है cos, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इक्वेशन बहुत हद तक चेंज हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट इक्वेशन है। सो इस बात का आप ख्याल रखेंगे।
ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। डेरिवेशन अगर आप इनकेस भूल भी जाते हैं तो ये डेरिवेशन भूल भी जाते हो तो ये इक्वेशंस अगर आप याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। नाउ अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन यू हैव टू अपीयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम जो है सो ऑल इंडिया बोर्ड के ऊपर होता है, वहाँ पे ये टॉपिक भी कवर किया जाता है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला कम से कम जरूर याद होना चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ ICSE और CBSE बोर्ड्स। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली सब समझा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू शेयर योर डाउट इन द कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये लेक्चर खत्म करूं, आपको एक बार फिर से रिमाइंड दिला देता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहे आगे के लेक्चर्स के लिए। ओके, तो विद दिस आई फिनिश माई लेक्चर। सी यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।